हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कहोगे मैम ये क्या लेकर के आई है 39 नंबर से। तो ये 39 नंबर नहीं है। इस क्वेश्चन में नंबर के पीछे आप लोग मत पड़िएगा। सीरियल से नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये सारे नेट के क्वेश्चन है, ठीक। और नेट के कई साल के पेपर का मुझे लगा कि जो क्वेश्चन कराना है, मैं ऐसे ही 40-50 क्वेश्चन फोटो खींच करके लाई हूँ, ठीक है। आज आप लोग का क्लास अच्छा होने वाला है। खैर रोज रोज ही अच्छा होता है, लेकिन आज क्वेश्चन आंसर में अच्छा होने वाला है। आप लोग आंसर करते चले। आप लोग तो पहली बात जान ले क्या हमें पढ़ना है। लेवल क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके मैं लाई हूँ, ठीक है। एलटी और जीआईसी का लेवल एकदम है। आप लोग देखिएगा कितने क्या स्तर आप लोगों का है, क्या ये क्वेश्चन आप लोगों से बन पा रहे हैं, ठीक है। फिलहाल आप लोग जान ले क्या करना है। मैं एक बार आप लोगों का हाल चाल पूछ लूं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई में आप लोग एकदम लग जाइए, क्योंकि अपने तय समय पे पेपर होने वाला है। आप लोगों को जैसा कि मैं हमेशा बताती ही रहती हूँ कि अब पेपर हो जाएगा, अब डेट नहीं चेंज होगा। तो आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे ले। जो नए बच्चे हैं उन्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। मैंने ऐसे भी आप लोगों को टारगेट दे रखा है कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे करवाने हैं, ठीक है। बदले में आप लोगों से यही फीस समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है। बाकी आप लोगों को क्लास फ्री मिल रहा था, फ्री मिलेगा, ठीक। कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बस आपसे बदले में फीस कह लीजिए चाहे कुछ भी कह लीजिए, बदले में आपसे सब्सक्राइब मांगा जा रहा है, ठीक है। सब्सक्राइब कर दे चैनल को, यही आपकी फीस रहेगी। क्लास को शुरू करते बहुत बातें ना करते हुए, माप के पैमाने को बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किए गए सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है अनुपात, अनुक्रम सूचक, नामी सूचक और अंतराल। आप लोग ऑप्शन पढ़ लें। बस क्वेश्चन केवल मैं बता दूंगी, क्वेश्चन तो आप लोग देख ही लिए होंगे। खैर इसको छूट है, तो आंसर हो जाएगा बी। नाम सूचक पहले होगा, फिर क्रम सूचक होगा, फिर अंतराल होगा, फिर अनुपात होगा, ठीक है। ये क्या है, ये माप के पैमाने को बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध करने के लिए दिया गया था, ठीक। अभी यहां आप लोग सूची मिलान करा दें। सूची मैच कराना है और यहाँ पे कोड दिया गया है। आप लोग यहाँ बता दे क्या होगा, अंग है और उससे सुमेल खाता हुआ है। क्या है, थोड़ा सा और जूम करते हैं। हाँ बस, अब आप लोग आंसर करें। मैं आप लोगों को ज्यादा समय अब दिया करूंगी क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं। आप लोग मैच कराओ। मधुमेह कहा जाएगा, तो आप कहोगे मैम पेनक्रियाज पे। तो एक किसमें 3 है, आप कहोगे मैम एक ही में 3 है। यही आंसर हो गया, बाकी सारे क्या हो गए, कट हो गए, ठीक है। आप देखो, बड़ा क्वेश्चन देख के घबराया नहीं जाता है। बड़े क्वेश्चन को ऐसे टैकल किया जाता है, केवल एक जो आपको एकदम कंफर्म मालूम हो उसको चुनो, फिर देखो उतने में ही आंसर निकल आया। हेपेटाइटिस क्या होगा, तो आप कहेंगे हेपेटाइटिस जिगर से होगा, जिगर यानी लीवर से। नेफ्रोटिक सिंड्रोम किसके साथ जाएगा, हम लोग मिलाएंगे सब, भले ही एक से आप ऑप्शन आंसर मिल जा रहा है, ठीक है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम किस पे जाएगा, नेफ्रॉन किससे लगा होता है। आप आंसर कर रहे हैं कि मैम नेफ्रॉन होता है किडनी के साथ जाता है। नेफ्रॉन है ना किडनी की सूक्ष्मतम इकाई। और कोललिथिएसिस किसके साथ जाएगा, एक ही बचता है, क्या होगा, गॉल ब्लैडर के साथ जाएगा। इस तरीके से अब हम लोग आंसर करेंगे। कैसा क्वेश्चन लग रहा है जरूर बताइएगा। यहाँ आप लोग देख लो क्या है, मधुमेह पेनक्रियाज है, हेपेटाइटिस जिगर है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम गुर्दा है, और कोललिथिएसिस गॉल ब्लैडर है, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे क्वेश्चन अच्छे हैं, तो बाकी जो भी बुक है उससे हम क्वेश्चन आप लोग को कराते रहेंगे, इस तरीके से ले ला ला करके। अब इसका आंसर कर दे आप लोग। ये क्या है, एक आंसर और दिख जाए बस। अब बताते आप लोग क्या होगा, इसका आंसर कर दे। प्रश्न पहले पढ़े। विटामिन ए कथन क्या है, विटामिन ए के शोषण के लिए भोजन में कुल मात्रा वसा का होना जरूरी है। कारण कह रहा है विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है, पानी में घुलनशील नहीं है, इसलिए भोजन में वसा का होना आवश्यक है ताकि यह भोजन में घुल सके। आप लोग बताओ। ऑप्शन ए कथन ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी कथन ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन सी ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन डी ये गलत है परंतु आर सही है। आप बता दो क्या हो जाएगा। बहुत ही क्लियर आंसर है। आप कहोगे मैम वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है,
ए होगा, डी होगा एंड के होगा। तो इसमें से ए के बारे में दे रहा है, अगर हमारे शरीर में वसा ना हो तो अगर हम वसा विटामिन इसमें से ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, कोई भी अगर खाते हैं तो वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे शरीर में वसा नहीं है। वसा क्यों जरूरी है मैम? क्योंकि ये विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, अब इसको बता दो, किसी भी भोजनालय में फिक्स्ड खर्चे वही रहते हैं चाहे बिजनेस में बढ़ता हो या कमी हो। कहने का मतलब है कहीं भी भोजनालय हो, कहीं किसी का भी मेस हो, वहां के खर्चे सेम रहते हैं चाहे बिजनेस नुकसान हो चाहे बहुत बढ़ रहा हो। क्या ये चीजें सही कही जा रही है? आर यानी कारण क्या है? अगर फिक्स्ड खर्चे में कुछ बदलाव भी आए तो किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में वही खर्चे रहते हैं। क्या कहा जा रहा है? 23 का आंसर कर दे। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन बी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी, ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन डी, दोनों ए और आर गलत है। आप बता दें क्या होगा 23 का? 23 का आप आंसर कर रहे हैं कि मैम दोनों गलत हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। क्या होगा? ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, यहां आ जाओ आप लोग। 4 का आंसर करें। जो भी क्वेश्चन नंबर दिया रहेगा आपको वही करके आंसर देना होगा। ठीक है, पपीता निम्न का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन ए, प्रोटीन का। ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक एसिड का। ऑप्शन सी, बीटा कैरोटीन का। ऑप्शन डी, रेटिनॉल का। दो ऑप्शन में आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, बीटा कैरोटीन और रेटिनॉल। एस्कॉर्बिक एसिड तो विटामिन सी है, प्रोटीन अलग ही है। तो आप दोनों में से आंसर दे रहे हो कि मैम इसका आंसर हो जाएगा बीटा कैरोटीन। क्या होगा? बीटा कैरोटीन। ठीक है, पपीते में विटामिन बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 5 का आंसर कर दे। 5 क्वेश्चन का आंसर करें। बार्टुलिज्म इस मानवीय बीमारी के कारणात्मक कारक का वर्गीकरण निम्न प्रकार होता है। ऑप्शन ए, बैक्टीरियल टॉक्सिन। ऑप्शन बी, वायरल टॉक्सिन। ऑप्शन सी, माइकोटॉक्सिन। ऑप्शन डी, रासायनिक टॉक्सिन। 5 का क्या आंसर होगा? आप आंसर कर दें। 5 का आंसर होगा ए, बैक्टीरियल टॉक्सिन। क्या होगा? बैक्टीरियल टॉक्सिन। बॉटुलिज्म इस मानवीय बीमारी के कारणात्मक कारक बैक्टीरियल टॉक्सिन है। टॉक नहीं टॉक होगा। ठीक है, इधर आ जाओ, आंसर करिए आप लोग 6 का। लाइकोपीन टमाटर में ही निम्न रंग द्रव्य पाया जाता है। ऑप्शन ए, लाइकोपीन। ऑप्शन बी, बीटा कैरोटीन। ऑप्शन सी, बेटेलिन। ऑप्शन डी, एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन कहाँ होता है? तो गाजर में होता है। कहाँ होता है? गाजर में होता है। बीटेलिन कहाँ होगा? बीटा कैरोटीन और बीटेलिन कहाँ होगा? चुकंदर में होगा। कहाँ होगा? चुकंदर में। सही है ना? चुकंदर। पता नहीं क्यों मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। बीटा कैरोटीन कहाँ होगा? लाइकोपिन टमाटर में होगा और बीटा कैरोटीन कहाँ होगा? ये दोनों आप लोग बताइएगा। तो पता नहीं क्यों मैं कंफ्यूजन में चली गई। मुझे बता तो मैं रही हूँ लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। इन दोनों का आप लोग बताते कहाँ कहाँ क्या पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। और समय से 10:40 पे आप लोग क्लास में आ जाया करें। जब आप लोग जान रहे हो 10:40 पे क्लास आता है तो फिर लेट क्यों करना? कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं आप लोगों के। 7 का आंसर करें। बनावटी टेक्सटाइल रेशे होते हैं। ऑप्शन ए, अधिक टिकाऊ और सूखने की शक्ति वाले। ऑप्शन बी, कम विषैला और पारिस्थितिकी मित्र। ऑप्शन सी, अधिक टिकाऊ और चिकना। ऑप्शन डी, कम चिकना और कमजोर। 7 का क्या आंसर होगा? 7 का आंसर होगा अधिक टिकाऊ और चिकना। क्या होगा? अधिक टिकाऊ और चिकना। 34 का आंसर कर दे। क्या होगा आंसर इसका? 34 का आंसर कर दे। क्या होगा? कपड़े की बुनाई का सही क्रम बताइए। ऑप्शन ए, सैडिंग।
पीकिंग लेट अप बीट अप। ऑप्शन बी लेट अप शेडिंग पीकिंग बीट अप। ऑप्शन सी पीकिंग बीट अप लेट अप शेडिंग। ऑप्शन डी बीट अप पीकिंग शेडिंग लेट अप। क्या होगा? आंसर कर दे आप, क्या होगा आंसर? आप कर दे कि इसका आंसर क्या होगा। आप आंसर कर रहे हैं कि मैम इसका आंसर हो जाएगा ए, पहले शेडिंग फिर पिकिंग फिर लेटअप फिर बीटअप। अब देखिए आप लोग को मैं ट्रिक दे रही हूँ। कोई भी चीज हम ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक, इस तरीके से हम फूल बना दी, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, फूल बनाने के बाद पहले शेड करेंगे। क्या करेंगे? पहले शेड करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? शेडिंग होगा। फिर क्या होगा? पिकिंग होगा। तो पहले प आएगा पहले ल आएगा। आप लोग क ख ग घ पढ़ लो। तो पहले क्या आएगा? पहले प आएगा फिर ल आएगा। क्या आएगा? पहले पिकिंग आएगा फिर लेटअप आएगा फिर बिटअप आएगा, ठीक है। प फ ब, देखो एकदम सेम सेम आ रहा है। प के बाद क्या होगा? सब प के बाद ही आएंगे। प के बाद ल आ रहा, ल के बाद ऐसे ब आ रहा। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। शेडिंग पिकिंग लेटअप बीटअप। क्या होगा? शेडिंग पिकिंग लेटअप बीटअप, ठीक है। SPLB भी कर सकते हो, शेडिंग पिकिंग लेटअप एंड बीटअप। SPBL कुछ भी करके आप याद कर लीजिएगा, बस क्रम लगाने आपको आ जाए, ठीक है। 35 का आंसर करते क्या होगा? 35 का आंसर क्या होगा? कार्यान्वित करना प्रबंधन में इसको आप छोड़ दे, ठीक है। शायद इसका आंसर नहीं है, ये पूरा ऑप्शन नहीं है, ठीक। इसको छोड़ दे। 21 का करें, 21 क्वेश्चन का आंसर कर दे। क्या होगा आंसर? अत्यधिक ऊर्जा सेवन व कम शारीरिक श्रम के कारण मोटापा व हृदय रोग होते हैं। कथन कह रहा है कारण आर क्या है? स्थानबद्ध जीवन शैली और अधिक ऊर्जा सांद्रता वाले पदार्थों की उपलब्धता में व्यपजनन बीमारियां होती हैं। ऑप्शन ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन बी ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही हैं परंतु केवल आर सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है। 21 का क्या आंसर होगा? आप आंसर कर दे। तो आप आंसर कर रहे हो मैम, इसका आंसर सी हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लो। अत्यधिक ऊर्जा सेवन यानी हम खाए जा रहे हैं लेकिन शारीरिक रूप से फिजिकल रूप से हम वर्क नहीं कर रहे हैं। तो इसका कारण क्या होगा? पहली बात तो मोटापा होगा। आज जब मोटापा होगा तो हार्ट रोग भी बढ़ने लगेंगे। हृदय रोग क्या है? बढ़ने लगेंगे, क्योंकि व्यक्ति जब मोटा हो जाता है तो उसकी जो भी वेसल्स है, धमनियां हैं, आर्टरी है, वो चौड़ी होती हैं। जैसे जैसे मांस का दबाव पड़ता जाता है वैसे ही क्या होता है? सकरा होता चला जाता है, ठीक है। और क्या होता है? सकरा होकर के ब्लड का सर्कुलेशन भी रुकने लगता है, स्लो होने लगता है, जिस कारण क्या है? हृदय रोग होने लगते हैं। तो ए तो सही है, ठीक है। आर क्या है? स्थानबद्ध जीवन शैली और अधिक ऊर्जा सांद्रता वाले पदार्थों की उपलब्धता से व्यपजनन बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो आर भी सही है लेकिन व्याख्या नहीं सही कर रहा है, ठीक है। आप लोग प्रश्न अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 22 का आंसर कर दे आप लोग, क्या होगा? 22 का आंसर करें। कथन ए है लौह लवण का शोषण कम हो जाता है जब भोजन में इसके साथ फाइटेट होता है। फाइटेट कहाँ होता है? किसी भी चीज के छिलके में। जैसे हम राजमा खा रहे हैं, राजमा का छिलका है। हम कच्चा चना खा रहे ब्लैक वाला, उसमें छिलका है। हम छिलके वाली मसूर की दाल खा रहे हैं, हम बादाम खा रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब आयरन के अवशोषण में और कैल्शियम के अवशोषण में क्या होता है? बाधा पहुंचाते हैं, ठीक है। तो लौह लवण का शोषण कम हो जाता है जब भोजन में इसके साथ फाइटेट होता है। कारण क्या कह रहा है? फाइटेट लौह के कारण लौह के साथ संगठित होकर उसे शोषण के लिए उपलब्ध नहीं रहने देता। किसके लिए? उसे शोषण के लिए उपलब्ध नहीं रहने देता। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही है। क्या आप लोगों को दोनों सही लग रहा है? ऑप्शन बी ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी ए गलत परंतु आर सही है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही है परंतु आर पूरी व्याख्या नहीं कर रहा है।
है तो दोनों स्टेटमेंट सही, लेकिन आर जो है ए द्वारा कही हुई बात को सही से व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। कैसे क्वेश्चन लग रहा है, क्वेश्चन का लेवल है कि नहीं, आप लोगों से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये भी आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि हाँ मैम क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। ठीक है, आंसर करो 9 का। प्रोटीन रेशों से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकलने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोटीन फाइबर है, ऑप्शन ए सिरका, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी वॉशिंग सोडा, ऑप्शन डी अमोनिया। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, आप कह रहे हैं कि प्रोटीन रेशे से जो कपड़े बनते हैं उनमें रंग को निकालने से बचाने के लिए हम क्या डालते हैं, सिरका का प्रयोग करते हैं। और सिरका से क्या होता है, कपड़े में शाइनिंग आने लगती है। जैसे सिल्क की साड़ी हो, उसमें धुलने के बाद थोड़ा सा पानी में सिरका डाल करके और उसे अच्छे से खंगला दो, उसकी शाइनिंग वापस आ जाती है। ठीक है, प्रोटीन रेशों से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकलने से बचाने के लिए सिरका का प्रयोग किया जाता है। इससे वस्त्र की चमक बनी रहती है तथा वस्त्रों का रंग भी नहीं निकलता। ठीक है, 10 का आंसर करें। धागे की सूक्ष्मता आधारित है, ऑप्शन ए धागे की लंबाई पर, ऑप्शन बी धागे के वजन पर, ऑप्शन सी धागे की घुमाव पर, ऑप्शन डी धागे की प्रकार पर। 10 का आंसर कर दे आप लोग, क्या होगा। 10 का आंसर आप कर रहे हैं कि मैम आंसर हो जाएगा बी धागे के वजन पर। किस पे, धागे के वजन पे। इधर आ जाओ, धागे की सूक्ष्मता धागे की वजन पर आधारित होती है। धागा जितना सूक्ष्म होगा वजन भी कम होगा, उतना वजन कम होगा, तथा धागा जितना भारी होगा वजन उतना ही भारी होगा। ठीक है, 11 का आंसर करते। क्वेश्चन नंबर 11, हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह होती है जब कोहनी से ऊपर का हिस्सा, ऑप्शन ए समतल होगा और शरीर के बहुत पास होगा, समतल यानी बराबर होगा और शरीर के हमारे बहुत पास होगा, ऑप्शन बी लंबात्मक और शरीर के बहुत पास होगा, ऑप्शन सी कार्यस्थल यानी जो काउंटर बना है जिसपे हम लोग सेल्फ ढला होता है, जिसपे चूल्हा वगैरह होता है, ये समतल होंगे, शरीर के बहुत करीब होगा। किस अवस्था में हमें काम करने में आरामदायक होगा, कब, तो आप कहोगे कि कार्यस्थल यानी काउंटर के जब समतल होगा। ठीक है, हमारी हथेली और कोहनी, हाथ और कोहनी जब कार्यस्थल यानी काउंटर के बराबर होगा तब क्या होगा, हम काम को आसानी से कर पाएंगे। हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह होती है जब कोहनी से ऊपर का हिस्सा कार्यस्थल यानी काउंटर के समतल होगा। 12 का आंसर करते। भावात्मक घटक का महत्व है, ऑप्शन ए कार्य करने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत भावनाएं, ऑप्शन बी सही शारीरिक स्थिति, ऑप्शन सी कार्य में लगने वाला समय, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 12 का आंसर कर दे, क्या होगा, भावनात्मक घटक का महत्व है, तो क्या होगा, ये सभी हो जाएंगे। क्या होगा, ये सभी हो जाएंगे। नेट का क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन टोटल नेट का है, कहीं से नहीं है, नेट के बुक से मैं फोटो खींच करके लाई हूँ। ठीक है, लेकिन यह है कि ये नहीं कि केवल एक ही साल का है, कई साल के मिक्स मैंने जो मुझे लगा ये क्वेश्चन सही है, ऐसे ऐसे करके मैं खींच करके लाई हूँ। आप लोग बता देना आप लोग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं है, आप लोग बताओगे तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन कराया करूंगी। धागे की खिंचाव की डिग्री को बने हुए कपड़े के ग्रेन के आधार पर पहचाना जाता है। कारण क्या है, ताने धागे बाने की उपेक्षा अधिक खींचते हैं, अपेक्षा होगा, ताने वाले धागे कह रहा है बाने की अपेक्षा अधिक खींचते हैं। अब आप बता दो क्या है, आर सही परंतु ए गलत है, ए सही लेकिन आर गलत है, सी क्या है, ए और आर दोनों गलत है, डी है ए और आर दोनों सही है। आप आंसर करते, क्या होगा 25 का। आप आंसर कर रहे हैं कि मैम ए और दो, ए सही है लेकिन आर गलत है, क्या है,
ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, 26 का आंसर कर दे। 26 का क्या आंसर होगा? कार्य सरलीकरण की प्रथम कक्षा हाथ और शरीर की गतिविधि से संबंधित है। कारण क्या है? 2 मिनट में नूडल बनाना इसका एक उदाहरण है। आप बताइएगा। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन बी, ए और आर थोड़ा सही है। ऑप्शन सी, ए सही और आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत परंतु आर सही। 26 का क्या आंसर होगा? आप आंसर दे रहे हो कि ए सही परंतु आर जो है थोड़ा सही है। ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हो कितने अच्छे हैं। 27 का आंसर आप लोग कर दें। कथन अभिभावकों की अनुमत बोधन वर्जनहीन प्रणाली सर्वोत्तम मानी जाती है। कारण क्या है? अभिभावक बच्चों के किसी भी कार्य में दखल नहीं देते हैं। ऑप्शन ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों ही सही हैं। ऑप्शन डी, ए गलत परंतु आर कुछ हद तक ही सही है। 27 का आंसर कर दे, क्या होगा? 27 का ए होगा, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ठीक है, 28 का आंसर करें। शिक्षण का विस्तृतीकरण करना शिक्षा की दो तरफी प्रक्रिया है। यानी शिक्षण का विस्तार करना कह रहा शिक्षा की दो तरफी प्रक्रिया है। कारण क्या है? समस्त लोगों को जरूरी जानकारी और वैज्ञानिकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक मिल जाता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर का सही तर्क नहीं है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी, ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए सही और आर भी सही है तथा तर्क भी सही है। देख लो कैसे ऑप्शन दे रहा घुमा घुमा करके। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, ए भी सही है, आर भी सही है और तर्क भी सही है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आने लगे हैं तो इस क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है। 21 का आंसर करते हैं। नंबरिंग पे कोई नहीं जाएगा कि मैम नंबर कैसा इधर उधर घुमा करके, क्योंकि आप लोगों को पहले ही मैं क्लास शुरू होते ही बता दी हूं कि नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है। जहां जो मुझे मिला है मैं फोटो खींच ली हूं। ठीक है, अभिकथन क्या कह रहा है? मजबूत हड्डियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम तथा विटामिन डी दोनों की आवश्यकता होती है। तो ये तो बिल्कुल राइट है। कारण आर क्या कह रहा है? विटामिन डी आंतों में कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। तो दोनों बात तो बिल्कुल भी सही कही गई है। क्या इसका सही है? ऑप्शन ए और ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी, ए गलत है आर सही है। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन डी, ए तथा आर दोनों गलत है। क्या होगा 21 का? तो आप आंसर दे रहे हो कि मैम ए तथा आर दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों बात कही गई है सही। मजबूत हड्डियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम तथा विटामिन डी दोनों की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में हड्डियां कैल्शियम से बनी हैं। विटामिन डी आंतों में कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बताओ 22 का। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अभिकथन ए है धूप में सुखाने से पहले सब्जियों को गर्म पानी में डालकर ब्लांचिंग करने यानी ब्लांचिंग करना इसको कहेंगे ना, जब गर्म पानी में डालते हैं तो डालकर निकाल लेना चाहिए। कारण क्या है? ब्लांचिंग में उपयोग में लाया गया उच्च तापमान कुछ सूक्ष्म जीवों को मार देता है लेकिन एंजाइम को निष्क्रिय नहीं कर देता है। आप बता दे क्या कहा गया है? ऑप्शन ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी, ए गलत लेकिन आर सही है। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन डी, ए तथा आर दोनों गलत है। 22 का आंसर करते आपको क्या होगा? 22 का आंसर होगा कि मैम ये दोनों स्टेटमेंट राइट है, यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है,
यहाँ आ जाओ। धूप में सुखाने से पहले सब्जियों को धूप में सुखाने से पहले सब्जियों को गर्म पानी में डालकर ब्लांचिंग करके निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ब्लांचिंग में उपयोग में लाया गया उच्च तापमान कुछ सूक्ष्म जीवों को मार देता है, लेकिन एंजाइम को निष्क्रिय नहीं कर सकता। ठीक है, 23 का आंसर अच्छा यहाँ है ही नहीं, दूसरे पेज पे आ जाओ। अब यहाँ आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 बता दो क्या है। खाद्य पदार्थ विकृतीकरण किस कारण से होता है, यानी खाद्य पदार्थ जो है नष्ट किस कारण से होते हैं। ऑप्शन ए सूक्ष्म जीवों का पैदा होना, ऑप्शन बी उच्च तापमान, ऑप्शन सी निम्न तापमान, ऑप्शन डी भंडारण। तो क्या हो जाएगा? आप आंसर दे रहे हो कि मैम यहाँ आंसर हो जाएगा ए, यानी सूक्ष्म जीवों का पैदा होना खाद्य पदार्थ को नष्ट कर देता है। यहाँ देख लो, विस्तार से पढ़ने की जरूरत है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कर दे। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण रोधी है? ऑप्शन ए बीटा कैरोटीन, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी सेलेनियम, ऑप्शन डी ये सभी। ऑक्सीकरण रोधी है तो क्या है ऑक्सीकरण रोधी? तो आप बता रहे हैं कि सेलेनियम जो है ऑक्सीकरण रोधी है। कौन है? सेलेनियम है। सेलेनियम कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे देख लो, सेलेनियम ऑक्सीकरण रोधी खनिज लवण है। सेलेनियम सामान्य वृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति में अमूल्य भूमिका निभाता है। सेलेनियम मांसपेशियों में पाया जाता है, परंतु जिन पशुओं की पेशियों में सेलेनियम अनुपस्थित रहता है उनकी सफेद मांसपेशी रोगग्रस्त रहते हैं, उनके पेशियों में यह नहीं पाया जाता है। ठीक है, थर्ड का आंसर करते। निम्नलिखित में से कौन अनिवार्य वसा युक्त एसिड है? आप बता दें। अनिवार्य यानी एसेंशियल फैटी एसिड कौन है? ऑप्शन ए पोमिटिक एसिड, ऑप्शन बी स्टेरिक एसिड, ऑप्शन सी लिनोलेइक एसिड, ऑप्शन डी ओलिक एसिड। क्या होगा आंसर कर दे। तो आप जानते हो एल एल ए होता है ना, क्या होगा? लिनोलिक होगा, लिनोलेनिक होगा एंड आरिकडोनिक होता है। यही 3 होते हैं ना अनिवार्य आवश्यक वसायुक्त एसिड। क्यों? एसेंशियल फैटी एसिड यही 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? लिनोलेक, लिनोलिक और आरिकडोनिक, यही 3 होते हैं। तो इसमें से आपको केवल एक मिल रहा है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहां आ जाओ, इसको पूरा मैं पढ़ाऊंगी। लिनोलिक एसिड ये पोषण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हें आवश्यक वसी अम्ल कहा जाता है, क्योंकि शरीर इनका निर्माण नहीं कर पाता है। शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये आवश्यक होते हैं। इसकी पूर्ति केवल भोजन द्वारा हो सकती है। ये रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर घटाकर हृदय रोग का खतरा कम करते हैं। आवश्यक वसी अम्लों के अभाव से निम्नलिखित रोग हो सकते हैं, जैसे प्रजननशीलता में कमी, दुग्ध निर्माण में कमी, जल का असंतुलन, त्वचा का स्वस्थ न होना इत्यादि। ये सब बीमारियां आवश्यक वसी अम्ल की कमी से होते हैं। ठीक है, 4 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने वाले हार्मोन की पहचान करें। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी ग्लूकागॉन, ऑप्शन सी कैल्सिटोनिन, ऑप्शन डी पैराथायराइड हार्मोन। क्या होगा 4 का आंसर करते हैं। 4 का आंसर आप बता रहे हो कि मैम ग्लूकागॉन जो होगा क्या है? रक्त ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने वाला हार्मोन है। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन जो है फीमेल हार्मोन होता है। ये कैल्सिटोनिन क्या है? कैल्सिटोनिन जो है ब्लड में हमारे कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? तो कैल्सिटोनिन करती है। एक ऑप्शन बचा पैराथायराइड हार्मोन,
ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दे क्या होता है। ग्लूकागॉन मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। यह हार्मोन अग्नाशय के अल्फा सेल्स यानी अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। बीटा सेल से क्या स्रावित होता है, तो बीटा सेल से ही इंसुलिन स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है, इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है, देख लो यहाँ पे यूजीसी नेट होम साइंस सेकेंड क्या है, जून 2007 का पेपर है। ठीक है, आप लोग ये मत कहना कि हम इधर उधर से क्वेश्चन लाए हैं, ऐसे भी क्वेश्चन नेट में आते हैं क्या, छोटे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं। आप आंसर दे दो, इसका क्या होगा, आंसर तो दिख ही जा रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं, क्या आंसर होगा आप लोग बता दें कि अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। चलो यहाँ पे अंडा छोड़ करके ये तो आप लोग आंसर देख गए कि मैम सी हो जाएगा, लेकिन बता दो ये केसिन कहाँ का प्रोटीन है, ग्लूटीन कहाँ का प्रोटीन है, और मायोसिन कहाँ का प्रोटीन है। फटाफट मायोग्लोबिन, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ये तीनों प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं। आप लोग इसका आंसर तो देख लिए कि मैम एल्ब्यूमिन नामक जो प्रोटीन होता है वो एग में पाया जाता है। अब आप आंसर दे रहे हैं कि जो केसिन प्रोटीन है, चलो मैं बाद में बताऊंगी, पहले एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, इधर आ जाइए, एक्सप्लेन मैं पढ़ दूं, तब तक आप आंसर देते रहिए। अंडा प्राणिज भोज्य पदार्थ है। एक अंडे का वजन 40 से 50 ग्राम होता है। इसमें 30% अंडे की जर्दी होती है, 58% अंडे की सफेदी भाग होता है, 12% अंडे का बाह्य आवरण होता है। बाह्य आवरण मतलब जो व्हाइट व्हाइट कलर का छिलका लगा होता है वो 12% होता है। और अंडों की प्रोटीन निम्न प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रोटीन है अंडे में, ओब्ल्यूबिमीन है, इसका क्या काम है, अंडे की सफेद भाग में इसका मात्रा 55% तक रहता है। इसमें फास्फोग्लूकोप्रोटीन रहता है। कौन सा प्रोटीन रहेगा, फास्फोग्लूकोप्रोटीन रहता है। सेकंड नंबर पे क्या होगा, ओब ओब ग्लोब्यूमिन, इसमें ग्लोब्यूलिन रूप में रहता है। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है, कॉन एल्ब्यूमिन, अंडे के सफेद भाग में इसका मात्रा 13% तक रहता है। इसमें तांबा एवं जिंक भी होता है। फोर क्या है, ओवम्यूसिन, आवोम्यूसिन, सफेद झाग में गाढ़ापन का मुख्य कारण यही होता है। जब अंडे को फेंटा जाता है और वो क्या है, सफेद झाग जो इमल्सन बनता है वो यही होता है। ठीक है, एपीडीन और क्या है, ओवोम्यूकाइड, ये सब क्या है, अंडे में पाए जाने वाले प्रोटीन है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अब आप लोग यहाँ आंसर दे दे रहे हैं कि दे चुके कि मैम जो मिल्क प्रोटीन होता है वो केसीन होता है, ग्लूटीन जो है गेहूं का प्रोटीन होता है, और जो मायोग्लोबिन है हमारे मांसपेशियों में होता है यानी मसल्स का प्रोटीन है। ग्लूटीन जो प्रोटीन है किस किस चीज से मिलकर के बनता है, तो ग्लाइडिन और क्या एक होता है, मुझे नहीं मौके पे याद आ रहा, आप लोगों को मैं कई क्लास में बता चुकी हूँ, जिन्हें याद हो बता दो क्या मिला करके ग्लूटेन बनता है। ठीक है, एक तो मैं बता दी आप लोगों को, दूसरा आप लोग बता दो, मुझे नहीं याद आ रहा है। ठीक है, 6 का आंसर कर दे क्या है, फीको प्रणाली का उपयोग इनमें से किसमें करते हैं। फीको कैसे लिखेंगे, फीको, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं, पहले तो आप लोग बता दो फीफो क्या है, फीफो का फुल फॉर्म क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप कहोगे मैम ये क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या है, तो फर्स्ट यानी जो पहले आया उसे पहले बाहर करो। ठीक है, जो पहले आया यानी जो पहले आया उसे पहले बाहर करो। फर्स्ट इन यानी जो पहले आया, फर्स्ट आउट उसे पहले बाहर करो। ये कहाँ पे लागू होता है, तो ये लागू होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए भोजन कक्ष में, ऑप्शन बी खरीद में, ऑप्शन सी भंडार में, ऑप्शन डी व्यंजन सूची नियोजन में। ऐसा आंसर आप कहाँ दोगे, तो ये होता है भंडार गृह में। हर किसी के घर में सामान आता है, जब महीने में एक बार सामान हर किसी के यहाँ खरीद करके घर का पूरा सामान आ जाता है, जैसे 5 लीटर तेल हो गया, 3 किलो चीनी हो गया, 2 किलो बेसन हो गया, इस तरीके की जो भी चीजें हमारे घर में, 2 किलो नमक हो गया, ऐसे जो भी राशन खरीद करके आते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता है ना किसी के घर में कि राशन आया और पिछले महीने का सब खत्म हो गया,
ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ जरूर बचा होता है। मान लो इस महीने हमारे यहाँ 5 किलो चीनी आई थी, उसमें से 3 ही किलो चीनी खर्च हो पाए, 2 केजी चीनी बचा है। तो हम अगर इस महीने में 5 केजी फिर चीनी लाए हैं, पहले बात तो हमें लाना नहीं चाहिए, कम कर देना चाहिए। अगर हम सामान लेने जा रहे हो तो उसके पहले घर की अपने पुरानी चीजें देखनी चाहिए, मेरे घर में क्या बचा हुआ है। ठीक है, तो फिर 5 केजी अगर चीनी आता है, 2 है तो हमें 3 ही लाना चाहिए। और अगर 3 लाए भी तो जो नया चीनी लाए उसे हम नहीं खोलेंगे, पुरानी वाली जो चीज चीनी है उसे हम यूज करेंगे। यही होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही थी। इधर आ जाओ, आंसर कर दे 7 का। क्या आंसर होगा 7 का? एक सेकंड, यहाँ आंसर छुप गया है, चलो खैर कोई बात नहीं, कट गया है। प्रोटीन रेशो से बने कपड़ों को धोते समय रंग निकलने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो 2 बार क्वेश्चन नेट में रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? ऑप्शन ए सिरका, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी वॉशिंग सोडा, ऑप्शन डी अमोनिया। 7 का क्या आंसर होगा? तो 7 का आंसर आप लोग ऊपर देख आए हो, इसका आंसर सिरका हो जाएगा। विस्तार से नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसका आंसर दे दो 8 का। कौन सी किरणें रंगाई किए गए कपड़ों के रंग अधिकतम फीका करती हैं? ऑप्शन ए एक्स किरणें, ऑप्शन बी इंफ्रारेड किरणें, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट किरणें, ऑप्शन डी लाल रंग का दृश्य किरण। क्या होगा 8 का आंसर? आप दे दें। आधे क्वेश्चन कट गए हैं, खैर कोई बात नहीं, पढ़ने में आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी अल्ट्रावायलेट किरणें। ठीक है, क्या होगा? अल्ट्रावायलेट कीड़े। विस्तार से आप लोग फोटो खींच लेना। ठीक, इधर आ जाइए आप लोग, यहाँ पे देख लो, ये तो कट गया है, खैर कोई बात नहीं, देख लो। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड अंगूर के रस में होता है। ठीक है, मिला करके प्रिजर्व करते हैं। सोडियम बेंजोएट सॉस में मिलाते हैं, एसिटिक एसिड जैम में मिलाते हैं, और पैक्टिन अनानास के रस में। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देख लो। अब इसका आंसर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आपको करना है। चलो अब इससे ज्यादा जूम नहीं कर पाएंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 42 का? आप बता दे। क्वेश्चन नंबर 42, डेमेंशिया, क्रिटिनिज्म, कैरेटोमलेशिया, हाइपर कैरोटिसिस। अब आप बताना किसकी कमी से ये होता। ठीक है, नियासिन, विटामिन B3। क्या होगा? इसी से होता है ना, 3D एंड 4D, तो डिमेंशिया में आ जाएगा। एक मुझे ये बहुत अच्छे से याद आ रहा है। ठीक, तो एक का 3 किसमें है? एक ही आंसर मिल गया, आपका आंसर मिल गया, सारा कुछ कट गया, सी आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन करते हैं। अब आप इसके हिसाब से मिलाते चलो। कैरेटो मलेशिया कहाँ जाएगा? तो कैरेटो मलेशिया विटामिन ए पे जाएगा। कैरेटो मलेशिया कहाँ जाएगा? कैरेटो मलेशिया विटामिन ए पे जाएगा। ठीक है, क्रिटिनिज्म आयोडीन पे जाएगा। आयोडीन की कमी से बच्चों में क्रिटिनिज्म नामक रोग हो जाता है, बड़ों में घेंघा नामक रोग हो जाता है, और हाइपर कैरोटोसिस वसा की कमी से होता है। क्वेश्चन कैसे लग रहा है आप लोग जरूर बताना। ऐसे क्वेश्चन चाहिए क्या? अगर कहो तो मैं इतनी मोटी सी बुक, पूरा 10-15 साल का पूरा फोटो रखी हूँ, वो उसका है यूथ कंपटीशन का, मैं सब करा दूंगी, बस आप लोग कह दो कि हाँ ऐसे सही अच्छा लग रहा है। यहाँ देख लो, डिमेंशिया विटामिन B3 के कमी से 4D एंड 3D होता है ना। तो उसी में जो है ये क्या है, 3D 4D क्या है? डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डायरिया और डेथ। यही हो गया ना। जब तक डेथ नहीं जुड़ा होता है तो 3D होता है, डेथ जुड़ जाता है तो 4D हो जाता है। क्रिटिनिज्म आयोडीन, कैरेटोमलेशिया विटामिन ए, हाइपर कैरोटोसिस वसा। यहां भी सुमेल करने के लिए दिया है, आप लोग सुमेल करवा दे। सुमेल करवाने में तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं। क्या होगा? आंसर कर दे। शबनम, लड्डू जलेबी, टैपची एंड पच्ची पत्ती। आप बता दो कहां जाएगा। आप लोगों को एक चीज दिख रहा होगा कि मैम एक चीज नहीं, हमें 2 चीज दिख रहा है। क्या 2 चीज दिख रहा है? आप बता रहे हो कि मैम लड्डू जलेबी पहले हमें आ रहा है, लड्डू जलेबी बांधनी के साथ जाएगा। तो बी का 4 कहाँ है? आप कहोगे केवल बी का 4 एक जगह है, सब कुछ खत्म, खल्लास। ऐसे क्वेश्चन करते हैं। कैसे क्वेश्चन लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, आप लोग जरूर बताना। शबनम क्या है? जामदानी पे जाएगा। टैपची कहाँ जाएगा? तो टैपची आप बता रहे हो चिकनकारी पे जाएगा। और पत्ती पच्ची जो भी है
गुजरात की कढ़ाई पे जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको मैच कराने आना चाहिए। शबनम जामदानी, लड्डू जलेबी बांधनी, पेप्ची चिकनकारी, पच्ची पत्ती गुजरात। इस तरीके से अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम दे, मैं दूसरा पेज ओपन कर लूं। चलिए आंसर करिए, इसको भी मैच कराइए। हिंदू विवाह अधिनियम, गर्भ समापन अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, स्त्रियों की घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम। मैच कराएं, किसका किस पे जाएगा। एक कोई जो आ रहा वो पकड़ ले, एक आप कोई पकड़ ले और उसके हिसाब से कर दे। आई थिंक आप लोगों को 1955 और 1961 बहुत अच्छे से आ रहा होगा। क्यों, आप लोगों को आए ना आए, मुझे तो ये आ रहा है कि मैम हिंदू विवाह जो अधिनियम है 1955 जाएगा, तो एक का एक हो जाएगा। तो ये चल रहा है, ये चल रहा है, बाकी ये आंसर हो गया कोरिलेट। ठीक, 50-50 हो गया। अब 61 वाला भी मैच करा दो तो शायद हो जाए। दहेज निषेध अधिनियम जो है 3 का 4 पे गया है, तो 3 का 4 एक ही में है, मैम आंसर हो गया ए। देखिए आप लोग कितना बढ़िया से हो रहा है। अब आप लोग इसका लगा ले चलो सब। गर्भ समापन अधिनियम जो है कहाँ जाएगा, 1971 पे। स्त्रियों की घरेलू हिंसा 2005 पे। ठीक है, ऐसे कोड वाले क्वेश्चन लगते हैं, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लें। क्या दिया हुआ है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, गर्भ समापन अधिनियम 1971, दहेज निषेध अधिनियम 1961 और स्त्रियों की घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें, ये भी सूची मैच कराना है। शायद ये पूरा नहीं होगा, ठीक है, इसको छोड़ दे, आप लोग इधर आ जाओ। ये तो क्वेश्चन आप लोग आंख बंद करके कर लोगे, जहां तक मैं जान रही हूं। बता दे क्या है, कपास किस पे जाएगा, तो आप बता रहे हो मैम कपास जाएगा बीज के रोए। अनानास किस पे जाएगा, अनानास किस पे जाएगा, आप लोग बता रहे हैं कि मैम अनानास जो है, आप लोग पहले लगा लो, अनानास किस पे जाएगा। अनानास जा रहा है पादप पत्ता की पादप तना, तो जा रहा है पादप पत्ता की तना पत्ता। ठीक है, किस पे, पादप पत्ता। और अलसी क्या है, अलसी जो है और वो पादप तना है। ठीक है, और नारियल जो है क्या है, फलों की छिलका का जटा है। ठीक है, तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन जा रहा है, 2 2 3 1 4, 2 3 1 4 कहाँ जा रहा है, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या है 2 3 1 4, केवल एक ही दो को मैच करा लेने से आंसर निकल गया था। यहां देख लो आप लोग, 46 का आंसर कर दे। 46 का आंसर है भी कि नहीं, 46 का आंसर है कि नहीं, आंसर तो इसमें कूट भी नहीं है। ठीक है, पूरा पेज नहीं फोटो खींचा गया है। चलो यहां बता दो, 12 का आंसर आप कर दे, क्या होगा। विटामिन डी के 3 रूप हैं, कौन कौन से विटामिन डी के 3 रूप हैं, आप बता दो। इस क्वेश्चन में पहले इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छे से विस्तार से दिया, थोड़ा पढ़ लिया जाए। ये क्या है, विटामिन ई के बारे में दे रहा है। 1936 में इवॉन्स एवं साथियों ने मिल करके इसे गेहूं के भ्रूण के तेल से विटामिन ई को शुद्ध रूप से अलग किया। ठीक है, तथा इसकी रासायनिक संरचना के अनुरूप इसका नाम टोकोफेरॉल रख दिया। टोकोफेरॉल ग्रीक शब्द टोकोस तथा फेरॉल से बना है। टोकोस का अर्थ है शिशु को जन्म देना, यानी ऑफ इंस्पायरिंग, और फेरो का अर्थ है संपन्न करना, तथा ओल एक एल्कोहल है। टोकोफेरॉल के कार्य आरबीसी के निर्माण के, कोशिकाओं की रचनात्मक एकता को बनाए रखना, प्रजनन में सहायक आदि। ठीक है, ये भी मैंने कहा लाई हूं तो पढ़ाई दूं आप लोगों को। अब यहां बता दो, विटामिन डी के 3 रूप हैं, कौन से 3 रूप हैं, ऑप्शन ए एर्गो कैल्सिफेरॉल, नंबर 2 पोलीकैल्सिफेरॉल,
नंबर 3 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, 4 है फाइटो एर्गोस्टेरॉल। आप बता दें क्या क्या 3 होगा। नीचे दिए पूटों के सही संयोजन ज्ञात करें। ऑप्शन ए 2, 3 और 4 सही होगा। ऑप्शन बी 1, 3 और 4 सही होगा। ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही होगा। ऑप्शन डी 4, 2 और 1 सही होगा। क्या आंसर आपका होगा? आप कह रहे हो मैम एर्गो कैल्सिफेरॉल, पोले कैल्सिफेरॉल एंड 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल विटामिन डी के 3 रूप होते हैं, यानी ऑप्शन सी नंबर 1, 2 एंड 3। यहां देख लो, आप लोग विस्तार से मैं इसे पढ़ाऊंगी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। विटामिन डी वसा में घुलनशील महत्वपूर्ण विटामिन है। इसे अस्थि विकृत नाशक विटामिन, या गलत है, विटामिन भी कहते हैं, यानी एंटी रिकेटिक विटामिन भी कहते हैं। रिकेट्स प्रतिरोध पदार्थ यानी एंटी रिकेटिक सब्सटेंस तथा स्टेरॉल्स यौगिक यानी स्टेरॉल्स कंपाउंड, इन दोनों को ही सम्मिलित रूप से विटामिन डी कहते हैं। इसमें कई रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन पोषक की दृष्टि से केवल 2 तत्व महत्वपूर्ण हैं। विटामिन D2 जिसे एर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं, तथा विटामिन D3 जिसे पोले कैल्सिफेरॉल कहते हैं। ठीक है, ये दोनों तत्व इसके पूर्वगामी पदार्थ अर्गेस्टेरॉल तथा 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल के सूर्य की किरणों से विकिरणित होने से बनते हैं। आप लोग जानते हो इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। ये सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। ठीक है, इधर आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 75, इसका आंसर दे लें आप लोग, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 75 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 75, एक सेकेंड, इसका आंसर करें आप। मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। मैच कराएं। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि मैम चिपकू आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा आप लोग बहुत बचपन में ही रटे थे। ठीक है, महात्मा गांधी को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। किससे जुड़े हुए हैं महात्मा गांधी? भ्रष्टाचार से। यानी भ्रष्टाचार यानी, पहले आप लोग मैच कराओ, बी का 4 किस पे है? तो बी का 4 केवल 1 पे है। आप बता दिए कि मैम ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी का 4 सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन, इसमें बी का सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन। अच्छा, बी का 4, तो बी का 4 1 पे जा रहा है, 3 मेधा पाटकर, तो क्यों गांधी जी का 2 पे नहीं जा रहा है? महात्मा गांधी, इसमें तो ऑप्शन, पहले आप लोग चलो मैच कराओ। महात्मा गांधी, भूदान आंदोलन, विनोबा भावे। ठीक है, तो डी का 2, डी का 2 कहाँ है इस हिसाब से? तो ऑप्शन डी का 2, चलो एक सेकेंड, यह क्या होगा? इसको मैच कराए आप लोग, विनोबा भावे, भूदान आंदोलन, डी का 2, डी का 2 कहाँ है? केवल 1 पे है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मेधा पाटकर कहाँ जा रहा है? नर्मदा बचाओ। ठीक, सुंदरलाल बहुगुणा, ओहो हो, यहाँ गलत कर दिया है ना, हम भी कहे कहाँ जा रहा है। यहाँ 5 नंबर नहीं दिया, लेकिन यहाँ 5 दे रहा है। ठीक है, ये चीजें देखो फॉल्ट है। ठीक, नंबरिंग में यहाँ फॉल्ट हो गया है, 4 और 5 में गड़बड़ हो गया है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ही होगा, महात्मा गांधी भ्रष्टाचार। ठीक है, तो आप आंसर देख पा रहे हो कि सी हो जा रहा है। यहाँ पे एक नंबर गलत हो जाने की वजह से कंफ्यूजन हो गया है। यहाँ आप लोग बता दो ये सैंबल क्या क्या है, इसको आप बताना। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आप बताएं क्या है इन सैंबल का क्या मतलब है। किसी को अगर एक भी आ रहा हो तो लगा ले जाएंगे। इस तरीके का जो सैंपल बना है ए वाला, ये कहाँ जा रहा है? नाजुक एवं हल्की हाथ से धुलाई। क्या है? नाजुक एवं हल्की हाथ से धुलाई, यानी 4 पे जा रहा है। तो ऑप्शन आपका सीधे दिख गया कि मैम ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो लेकिन आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। और ये किस पे जाएगा? केवल नॉन क्लोरीन ब्लीच होगा। क्या होगा? इस तरीके का भी एक सैंपल बना होता है,
और उसमें ऐसे हो जाता है तो इसका मतलब होता है ब्लीच नहीं करना है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दे रहा है, केवल नॉन क्लोरीन ब्लीच होगा, ठीक है। और जो इस तरीके से डिब्बा बना करके बीच में छोटा सा वृत्त बनाया गया है, इसका क्या मतलब होगा, तो इसका मतलब होगा टंबल टंबल ड्राई परमानेंट प्रेस होगा, ठीक है। क्या होगा, टंबल ड्राई परमानेंट प्रेस होगा। और इसका एक बच रहा है तो व्यावसायिक रूप से ड्राई क्लीन होगा। इस तरीके का सर्कल हो, चारों तरफ ऐसे बना हो, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे कि व्यावसायिक रूप से ड्राई क्लीन करना है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लें, क्योंकि ये सैंपल बना करके पूछ सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ 47 का आंसर आप कर दे। क्या होगा 47 का आंसर, 47 का आंसर आप बता दें। मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं को सही क्रम में लगाना है। पहले क्या होगा, फैलिक अवस्था, फिर जेनिटल अवस्था, फिर ओरल अवस्था, फिर क्या होगा, लेटेंसी अवस्था और एनल अवस्था। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, गुदा अवस्था कहते हैं। और कौन कौन सा अवस्था कहते हैं, आप लोग क्रम से लगाए इसे। ये किसका सिद्धांत है, ये भी आप लोग बताते चलिएगा। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत किसका है, एरिक एरिक्सन का कि किसका है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पहले क्या होगा, आप लोग क्रम से लगाए, तो आप बता रहे हो कि मैम पहले हो जाएगा ओरल अवस्था। क्या होगा, पहले ओरल होगा, तो ओरल यानी 3 होगा, तो क्या इस हिसाब से सी आंसर हो गया, तो जी हाँ, इसका आंसर सी हो जाएगा। पहले ओरल होगा, ठीक, पहले ओरल होगा, फिर एनल होगा, फिर फैलिक होगा। पहले नंबर पे ओरल होगा, फिर एनल होगा, फिर क्या होगा, फैलिक होगा, ठीक है। क्या होगा, फिर फैलिक होगा, फिर लेटेंसी होगा। क्या होगा, लेटेंसी होगा, फिर क्या होगा, जेनेटिक होगा, ठीक है, जेनिटल होगा। इस तरीके से करके क्रम लग रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ देख लो दिया है, मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम है, पहले ओरल है, फिर एनल है, फिर फैलिक है, फिर लेटेंसी है, फिर जेनेटिल है, जेनिटल है। आप लोग देख लिए। अब नेक्स्ट आंसर आप लोग कर दे। क्वेश्चन कैसे लग रहा है, क्वेश्चन का लेवल काफी हाई है। इस चीज को आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि मैम क्वेश्चन का लेवल जो है काफी हाई लेवल का है, ठीक है। अरे तो क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन है किसका, नेट का क्वेश्चन, ठीक है। आप इसका आंसर कर दे। 48 का, बाल विकास की अवस्थाओं को सही क्रम में लिखिए। ऑप्शन ए एंटीनेटल, ऑप्शन नहीं, नंबर 2 प्रीनेटल, फिर 3 नियोनेटल, फिर शैशवावस्था एंड इन्फेंसी, फिर टोडलर अवस्था। किसको आप क्रम में लगाएंगे, पहले क्या होगा। आप आंसर कर रहे हो कि मैम पहले एंटीनेटल होगा। क्या होगा, पहले एंटीनेटल होगा, पहले एंटीनेटल होगा। नंबर 1 पे एंटीनेटल, तो ये दोनों स्किप हो गया, ठीक है। दो में अभी चल रहा 50-50। फिर क्या होगा, एंटीनेटल के बाद आप लोग जानते हो प्रीनेट होता, प्रीनेटल होता है, फिर नियोनेट होता है कि नहीं होता है। तो दो दो दोनों में दे रहा है, और क्या दे रहा है, नियोनेटल यानी 3, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर क्या होगा, शैशवावस्था, फिर टोडलर होगा। शैशवा के बाद टोडलर होता है, ठीक है। अब यहां देख लो क्या है, एंटीनेटल, प्रीनेटल, नियोनेटल, शैशवावस्था एंड इन्फेंसी, टोडलर अवस्था यानी टोडलरहुड। आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इधर आ जाओ आप लोग। 12 का आंसर कर दे, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12। अब इससे ज्यादा जुम नहीं कर पाएंगे। क्या होगा 12 में, 12 का आंसर आप लोग दे दे। 12 का क्या आंसर होगा, प्रश्न पढ़े। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थों में ग्लूटेन नहीं होता है, किसमें ग्लूटेन नहीं होगा, और सीलियक रोग से पीड़ित मरीजों को इसका उपयोग करने की छूट है। जो सीलियक रोग से पीड़ित व्यक्ति होगा उसे ग्लूटेन मना होता है,
ग्लूटेन कहाँ का प्रोटीन होता है? आप लोग जानते हो गेहूं का प्रोटीन ग्लूटेन होता है। तो कहाँ कहाँ ग्लूटेन पाया जाएगा कि उस व्यक्ति को मना है? तो गेहूं का आटा नंबर 1 आप ए को ले सकते हो। तो ए इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये इसमें है, इसमें 3 चलेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? सॉरी 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 सॉरी, नहीं देना है ना। तो नहीं देना है तो जहां ए होगा उसे गलत कर देंगे, ठीक है। गेहूं का आटा हम उसे नहीं देंगे, ठीक है। कह रहा ग्लूटेन नहीं है, पूछ रहा है, यहां हम गलत हो गए, ग्लूटेन नहीं है। तो जहां ए नहीं है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ए इसमें नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप समझे कि मेरी तरह आप भी कंफ्यूज हो गए? आप समझ गए? मेरे तरह आप कंफ्यूज नहीं हुए, कंफ्यूज केवल मैं ही हो गई, ठीक है। तो चने का आटा होगा, चावल का आटा होगा और मक्के का आटा होगा। ये ग्लूटेन फ्री डाइट है और ये सीलियक के पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करते। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है? ऑप्शन ए, धागे की किस्म को सुई चयन करेगा, कपड़े की किस्म को, बखिए की लंबाई को और धागे की का खिंचाव। सुई का चयन हम कैसे करते हैं? किसको देख करके हम सुई खरीदने जाते हैं? अगर आपको मैं पैसा दे दूं कि आप मेरे लिए सुई लाइएगा, तो आप मुझसे पूछोगे ना कि मैम क्या सिलना है? जीन सिलना है कि बड़ा सा वो जो बिस्तर बनाते हैं वो सिलना है, कि आपको अपने साड़ी में फॉल लगाना है? आप पूछोगे ना, उसी हिसाब से आप सुई लाओगे ना। तो आप कहोगे मैम कपड़े की किस्म देख करके हम सुई का चयन करते हैं, ठीक है। विस्तार से दिया, इसे जरूर आप लोग पढ़ लो। सुई का चयन कपड़े की किस्म पर तय किया जाता है। अत्यंत महीन वायल रेशम, नायलॉन, टेरिलीन, मलमल, आर्गेंडी, शिफॉन, पॉलिएस्टर के लिए 9 से 11 नंबर की सुई लगती है। कितने नंबर से? 9 से 11 नंबर से। और मध्यम जैसे मर्सराइज हो गया, क्रैप हो गया, रेशमी हो गया, पॉपलिन हो गया, टेरी कॉटन आदि के लिए 11 से 14 नंबर की सुई लगती है। और मोटे कपड़े जैसे कैनवास हो गया, उसके लिए 21 नंबर की सुई लगती है। स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा। इधर आ जाइए आप लोग। निम्नलिखित में से, इसका आंसर तो दिख गया, खैर कोई बात नहीं, चलो आंसर दे लो। एकल प्रचालन क्रिया द्वारा एक ही समय पर सैकड़ों परिधान तय करता है, तैयार कर सकता है। क्या तैयार करेगा? ऑप्शन ए, आंसर सीधे देख लो, टनल फिनिशर जो है, एकल प्रचालन द्वारा क्रिया एक ही सैकड़ों द्वारा परिधान तैयार करता। इसका आंसर कर दे 7 का। क्या होगा 7 का आंसर? आप आंसर कर दें। प्रबंध का सिस्टम यानी व्यवस्था, उपागम में एक सिस्टम को अन्य से पृथक करने वाला क्षेत्र इंगित करें। नंबर 1 सीमा, ऑप्शन बी मिलन बिंदु, ऑप्शन सी एक्सचेंजर, ऑप्शन डी डिवाइडर। क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ए यानी सीमा। आप लोग फोटो खींच लीजिएगा, इधर बता दो। झुकना एवं उठाना किस प्रकार की चेष्टा में क्रमशः आते हैं? ऑप्शन ए पैडल एवं मानसिक, ऑप्शन बी धड़ एवं शारीरिक, ऑप्शन सी शारीरिक एवं पैडल, ऑप्शन डी पैडल एवं धड़। क्या हो जाएगा? झुकना क्या होगा? टार्सल। और क्या होगा? आप आंसर दे रहे हैं कि मैम टार्सल एंड मूड़न जो है ये किस में होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा धड़ एवं शारीरिक क्रिया में, ठीक है। झुकना एवं उठाना धड़ एवं शारीरिक टॉर्सल चेष्टा में आते हैं। टॉर्सल एवं मैनुअल चेष्टा में आते हैं। क्या होगा? मैनुअल ही होगा, मैनुअल मैनुअल होगा ना। इधर आ जाओ। दूध वाला थोड़ा सा आप लोग को पढ़ा दे, क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन इसका विस्तार से पढ़ ले। दूध एक रासायनिक पदार्थ है यानी कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड है, जिसमें वसा पायस के रूप में, कैसीन कैल्शियम कैसिनेट के रूप में, शर्करा लैक्टोज के रूप में, फास्फोप्रोटीन एवं अन्य पौष्टिक तत्व घुले रहते हैं। दूध में लाइसिन एवं
थ्रियोनीन की प्रचुरता रहती है। वसा रहित दूध को गाय या भैंस के संपूर्ण दूध के साथ मिलाकर तैयार किया गया दूध टोन्ड मिल्क कहलाता। इस दूध में वसा की मात्रा 30% तथा सॉलिड यानी नॉन फैट, जिसे SFNF कह रहे हैं, जिसे क्या होगा, S फॉर सॉलिड, N फॉर नॉन, F फॉर फैट, 8.5% होता है। ठीक है, आप लोग जान लो वसा की मात्रा कितना होगी टोन्ड मिल्क में, 30%। यहां बता दो मानव भ्रूण की समयावधि है। क्या है मानव भ्रूण की समयावधि? ऑप्शन ए 2 से 4 वीक, ऑप्शन बी 1 से 8 वीक, ऑप्शन सी 2 से 8 वीक, ऑप्शन डी 2 से 6। आप बता दे क्या होगा मानव भ्रूण की समयावधि क्या है? तो आप आंसर दे रहे हैं 2 से 8 वीक। क्या होगा? 2 से 8। इधर देख लो, विस्तार से पढ़ लें। भ्रूण काल, जिन्हें हम एम्ब्रियो कहते हैं, जन्म से पूर्व की अवस्था की दूसरी उपावस्था भ्रूण काल है। गर्भाधान के 2 सप्ताह बाद से 10 सप्ताह तक की अवस्था को भ्रूण काल कहते हैं। डिंब काल के बाद 2 माह की अवस्था विकास के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवस्था के प्रमुख विकास इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए, इसमें नंबर दिया है, नंबर ए क्या है? भ्रूण सूक्ष्म मानव का स्वरूप ग्रहण करने लगता है। समस्त प्रमुख विकास आरंभ होते हैं। इनका क्रम इस प्रकार होता है: सिर के क्षेत्र के विकास पहले और धड़ के क्षेत्र का विकास बाद में होता है। इसमें पर्टिकुलर एक शब्द आता है, उसको क्या कहते हैं आप लोग नाम बता दो। भ्रूण गर्भ में घूमने लगता है। अपरा आहार नाल तथा शिशु उल्ब झिल्ली का निर्माण हो जाता है, जो शिशु को पोषण प्रदान करने लगता है, वह उसकी रक्षा करते हैं। इस पर्टिकुलर जो पहले सिर का विकास होगा फिर धड़ का, उसे हम सिफेलोकाउडल डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिफेलोकाउडल डेवलपमेंट कहते हैं। और एक दूसरा जो होगा, पहले परिधि में विकास होगा फिर साइड साइड में होगा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे आप लोग बताएंगे? उसे क्या कहेंगे आप लोग बताना, मैं आगे निकल चल रहे हूं। उसे प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट कहते हैं। थर्ड का आंसर कर दे। शिक्षणीय मानसिक रूप से अक्षम बालक की बुद्धि लब्धि का स्तर होता है। यानी शिक्षा के रूप में मानसिक रूप से जो अक्षम बालक है उसका बुद्धि लब्धि क्या होगा? ऑप्शन ए 0 से 25 IQ, ऑप्शन बी 50 से 75 IQ, ऑप्शन सी 25 से 50 IQ, ऑप्शन डी 75 से 100 IQ। क्या इसका आंसर हो जाएगा? आप लोग इसका आंसर दे दें कि इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? इसका आंसर आप दे रहे होंगे कि मैम इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? आप लोग दे पा रहे हैं इसका आंसर कि नहीं? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 75 से 100 IQ। क्या होगा? 75 से 100 IQ। ठीक है, जरा जाओ। पोस्टर का ABC है। जिस दिन हम एक्सटेंशन एजुकेशन कराए थे उस दिन आप लोगों से क्वेश्चन मैं पूछ ली थी कि पोस्टर में ABC का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर, ऑप्शन बी अटेंशन, ब्रीफ एंड क्लियरिटी, ऑप्शन सी अट्रैक्टिव, बोल्ड एंड क्लियर, ऑप्शन डी अट्रैक्टिव, बोल्ड एंड कलरफुल। क्या होगा? अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो दिया है, आप लोग विस्तार से पढ़ लीजिएगा। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा और सोच रही हूँ करा दूं। ये एरर वेरर आप लोग पढ़ोगे, पढ़ा लो, खैर है तो नेट का क्वेश्चन, लेकिन उसमें आएगा LT में 10 का क्वेश्चन बता दो। टाइप 1 एरर त्रुटि किया जाता है जब ऑप्शन ए सत्य शून्य पर प्रकल्पना को अस्वीकारना, ऑप्शन बी सत्य शून्य प्रकल्पना को स्वीकारना, ऑप्शन सी सत्य शून्य प्रकल्पना को अस्वीकारना, ऑप्शन डी असत्य शून्य प्रकल्पना को स्वीकारना। क्या होगा?
ऑप्शन ए हो जाएगा सत्य शून्य, प्रकल्पना को अस्वीकारना। ये क्या होता है? टाइप ए वन एरर होता है। सॉरी, टाइप वन एरर तब होगा जब क्या होगा, शून्य प्रकल्पना हाइपोथेसिस को अस्वीकार किया जाता है। यानी जो सच होता है उसे क्या कर दिया जाता है, उसे गलत मान लिया जाता है, तब टाइप वन एरर होता है। और टाइप टू एरर कब होगा? जब गलत चीज को सही बता दिया जाता है, तब टाइप टू एरर होता है। क्यों, मैं सही बताया कि नहीं? यहाँ पे आप लोग देख लो, ये किसमें क्या चीज मिलाते हैं। हींग में क्या मिलाएंगे? गोंद मिलाते हैं। केसर में सुगंधित पराग, लौंग फूल की कली होगी, जावित्री गूदेदार नारंगी छिलका होगा, हल्दी सुरंभित जड़ होगी, मेथी का दाना मसूर दाल होता है। ये चीजें आप लोग देख लें। इसका आंसर बता दे। 64 का आंसर आपको बताना है। क्या है 64 का आंसर? जूम करेंगे तो आप लोग देख जाओगे, इसलिए ऐसे रहने दें। क्या है 64 का? इंसुलिन कहाँ जाएगा? टीएसएच कहाँ जाएगा? रेनिन एंटियो एनजीओ टेनेसिस कहाँ जाएगा? और कार्टिसोल कहाँ जाएगा? आप मैच करा दे कहाँ किस पे कौन जाएगा। एक आंसर आपको दिख रहा होगा कि मैम जो मधुमेह है, मधुमेह जाएगा इंसुलिन पे। पहले ऐसे रहने दो, आप लोग मिला लो तो देख लेना। इंसुलिन कहाँ जाएगा? इंसुलिन जाएगा मधुमेह पे। तो पहले का मैम 4 होगा, आप लोग याद करके रखे रहिएगा 4। अब क्या होगा, जो टीएसएच है, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन, ठीक है, तो ये कहा जाएगा? वाइटर पे, ठीक है। तो 4 के बाद तो 1 हो गया, सॉरी क्या हो गया, 4 1, ये गलत हो गया। रेनिन, रेनिन आप जानते हो कि रेनिन कहाँ से संबंधित है, तो रेनिन ये वाला हम नहीं लगा पा रहे हैं। कार्टिसोल किस पे जाएगा, ये मैं लगा लूंगी। कार्टिसोल जो है कुशिंग सिंड्रोम पे जाएगा, ठीक है। तो ये एक बचता है, किस पे जाएगा, इस हिसाब से आंसर आप लोग देख लो। डी का क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। बीच में क्या आएगा यहाँ पे देखना है। 4 1 3 किधर है? 4 1 3, 4 1 3, तो 4 1 3 कहाँ है? 4 1 2 3, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 4 1 2 3। सही से हमें भी ये आ नहीं रहा था। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या जा रहा है। इंसुलिन मधुमेह यानी डायबिटीज होगा, टीएसएच वाइटर हो गए, 2 तो हम लोग को आ रहा था। रेनिन एजियोटेसिन टेससीन हाइपरटेंशन पे जा रहा है, और कार्टिसोल कुशिंग सिंड्रोम पे। 3 आ रहा था ना, फिर भी क्यों नहीं हम लगा पाए। अब इधर आ जाओ आप लोग, 26 का आंसर करते हैं। क्या है? टाका, लॉक टाका है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कर दे, क्या होगा? इसका आंसर आप कर दें, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कर दे, फिर एक पेज और पढ़ाएंगे फिर बंद कर देंगे। आज मेरी तबीयत नहीं सही लग रही, जैसे लग रहा फिर से जुकाम हो जाएगा। आप लोगों को भी आवाज लग रही होगी। आंसर कर दे। लाख टाका है 2 तरफी, लचकदार, एक तरफी, परिशुद्ध सिलाई में प्रयोग आता है। क्या होगा आंसर 26 का? 26 का होगा 1 और 4, यानी एक 2 तरफी भी होगा, और कैसा होगा, परिशुद्ध सिलाई में प्रयोग आता है, ठीक है। इधर देख लो, ये वाला तो क्वेश्चन अच्छा है। जापानी पारंपरिक वेशभूषा के अंतर्गत आते हैं किमोनो, युकाटा, टाटामी, जानशी। तो किमोनो तो 100% आता है। ये क्या चीज, ए सही, ए और सही, ये कैसा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन ही नहीं सही से लिखा गया है, लेकिन किमोनो तो एक है, दूसरे के बारे में हम भी नहीं जान पा रहे हैं। दूसरा क्या होगा, अभी आप देख लो क्या होगा। आंसर तो दिया ही है। जापानी पारंपरिक वेशभूषा के अंतर्गत आते हैं किमोनो, युकाटा और जानसी। यानी ये तीनों होगा, केवल क्या नहीं है, ये टाटामी नहीं है। बाकी आप लोग ये जापानी वेशभूषा है, इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है, कि ये जापानी वेशभूषा है, ठीक। अब यहाँ आ जाओ आप लोग, यही पेज करके फिर बंद कर देंगे। मेयोनेज में पायसी कारक का प्रयोग होता है। इसका आंसर छुपेगा नहीं, आप लोग भी जान रहे हो। तो आप लोग देख लो क्या होगा, लेसिथिन होगा, ठीक है।
विस्तार से आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ आंसर कर दे। निम्नलिखित खाद्य पदार्थ रेटिनॉल का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन ए मिल्क है, ऑप्शन बी कैरोट है, ऑप्शन सी पालक यानी स्पिनच है, ऑप्शन डी सोयाबीन है। क्या आंसर हो जाएगा सेकेंड का? आप आंसर दे रहे हो मैम, रेटिनॉल जो होगा, रेटिनॉल खाद्य पदार्थ का सर्वोत्तम स्रोत है। आप लोग ऊपर देखे थे कैरोटीन, किसी को याद आ रहा है? कैरोटीन, ठीक, और यहाँ रेटिनॉल है। कोई पूछा नहीं कि मैम रेटिनॉल क्या है, कैरोटीन क्या है। जो है तो दोनों विटामिन ए ही, लेकिन जो हमें वेजिटेबल से मिलता है वो कैरोटीन होता है। क्या होता है? कैरोटीन होता है, बड़ी की मात्रा होगी, वो कैरोटीन होता है। और जो रेटिनॉल होता है तो वो क्या होता है? तो यहाँ पे मिल्क और गाजर दोनों दिया, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। तो जब कैरोटीन देगा तो आप गाजर सही करोगे, क्योंकि वेजिटेबल वाले चीज में जो भी पाया जाता है तो कैरोटीन मिलता है, फिर विटामिन ई में कन्वर्ट होता है। और जो एनिमल फूड्स जितने भी होते हैं, जैसे उनमें विटामिन ए पाया जाता है तो उसमें रेटिनॉल होता है। ये डिफरेंट आप लोग समझ करके रखना, ठीक है। यहाँ विस्तार से भी दिया गया है, इसको मैं पढ़ा दे रही हूँ। दिए गए खाद्यों में रेटिनॉल का सर्वोत्तम स्रोत मिल्क है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए केवल प्राणिज भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। वानस्पतिक भोज्य पदार्थों में कैरोटीनॉइड्स होता है, जो शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए कैरोटीनॉइड्स को प्रोविटामिन या प्रोविटामिन ए भी कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये चीजें भी समझ में आनी चाहिए। अब इधर आ जाओ, थर्ड क्या है? ग्लूटेन मुक्त आहार यानी जीएफडी किस बीमारी के रोगियों को दिया जाता है? कितने बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आप लोग को दिख रहा होगा। ऑप्शन ए क्रोहन्स बीमारी में, ऑप्शन बी सीलियक बीमारी में, ऑप्शन सी इरिटेबल लाउथ बीमारी में, ऑप्शन डी लीवर बीमारी में। तो क्या हो जाएगा? आप सब लोग जानते हो कि सीलियक बीमारी में ग्लूटेन फ्री डाइट दिया जाता है, ठीक है। इधर आंसर कर दो। 4 नंबर, नली द्वारा आहार देने को ये भी कहा जाता है पेरेंट्रल पोषण, पेरेंट्रल पोषण, टोटल पेरेंटल पोषण, पूरक पोषण। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर आप बता रहे हो कि इंटरनल जो पोषण होगा, इंटरल पोषण, ये क्या है? नली द्वारा दिया जाता है। इसको मैं विस्तार से आप लोगों को पढ़ाऊंगी। नली, जिन्हें हम इंग्लिश में ट्यूब कहते हैं, द्वारा आहार देने वाली प्रक्रिया को इंटरल पोषण भी कहते हैं, ठीक है। यानी जो पेशेंट होते हैं मुख से नहीं खा पाते, उन्हें क्या होता है, ये नली द्वारा हम आहार देते हैं, ठीक है। जब रोगी तरल पदार्थ को भी मुंह द्वारा ग्रहण नहीं कर पाने की स्थिति में होता है, तब नलिका यानी ट्यूब द्वारा रोगी के पेट में आहार पहुंचाया जाता है। नलिका द्वारा भोजन देने के लिए नैसोगैस्ट्रिक फीडिंग का भी प्रयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा भोजन पहुंचाने हेतु एक मुलायम तथा नरम पॉलीथीन की नली का उपयोग किया जाता है, ठीक है। 5 का आंसर करते। शून्य बजट उन संस्थानों में, ये रहने देते हैं, नेट का क्वेश्चन आप लोगों में नहीं आएगा, ठीक। इधर आ जाओ, ये हो गया ना, हाँ इधर आ जाइए। एक क्वेश्चन यही दिया है करके, पूर्व बेसिक शिक्षा शब्द किसकी देन है? तो ऑप्शन दिख रहा है सीधे, महात्मा गांधी का, ठीक है। ये प्रश्न ऐसे ही आप लोग याद कर लीजिएगा। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने, एरिक्सन ने, हरलॉक ने, कोहलबर्ग ने। तो किसने दिया मनोसामाजिक सिद्धांत? तो मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? एरिक एरिक्सन ने। किसने दिया? एरिक एरिक्सन ने, ठीक है। इनका पूरा विस्तार से आप लोग पढ़ लें, चाहे फोटो खींच लें, ठीक है। इंग्लिश वाला शब्द आधा मिट जा रहा है, क्या पढ़ोगे, छोड़ दीजिए, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग कहो तो मैं ऐसे वीडियो लाऊंगी, ठीक है। नेट के मेरे पास बहुत पेपर है, इतना मोटा, पूरा 300-400 पेज का है या 600 पेज का है, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं ऐसे ही कर करके जो मुझे लगेगा क्वेश्चन अच्छा है मैं कराती रहूंगी। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इस तरीके की वीडियो आपसे मिस ना हो। और फिलहाल ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को मैंने टारगेट दिया है, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर को जल्दी से जल्दी 1000 कंप्लीट करवा दे। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाली हूँ, शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते कि उसके बाद मैं आप लोगों को
क्या क्या प्रोवाइड करूंगी और क्या क्या चीजें मैं कैसे कैसे मैराथन करवाऊंगी, क्या करवाऊंगी, सब 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद होंगे। फिलहाल आप लोग अपना टारगेट देख लो कि 1000 कब पूरा हो रहा है। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।